नमस्कार दोस्तों, देश दरबार न्यूज चैनल पर आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारा जो साथी जो जाटों का बेरा है, श्याम सुंदर सारण रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। जो खास बातचीत है इनसे बात करेंगे। इनके जो हमेशा उम्मीद रहती है और हमेशा संघर्षशील और सेवा भाई और हर तत्काल काम में किसी भी कोई कभी की जरूरत पड़ती है तो तुरंत तैयार रहते हैं। आज उनसे बात करते हैं, आगे आपकी क्या मन के अंदर मनसा है और अपनी संघर्ष की जो कहानी बताएं। आज आपने समाज की सेवा किस प्रकार से मन के अंदर बनाया है, तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं श्याम सारण, ग्राम पंचायत जाटों का बेरा, पंचायत समिति छेड़वा। सबसे पहले देश दरबार दर्शकों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका भी आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने आज देश दरबार चैनल पर हमें आमंत्रित किया और बोलने का जो अवसर दिया, एक मंच दिया, इसके लिए आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। बहुत बहुत श्याम जी, आप आज यहाँ से चल कर आए, आप हमेशा गरीबों के हित में ज्यादा सोचते हैं, ये क्या कारण है? आपकी ऐसी मनसा क्यों आती बार बार? क्योंकि हम लोग स्वयं उस परिवेश से निकल करके आए हैं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है वो एक किसान और पशुपालक परिवार से है। मेरे पिताजी जमीनहीन होने के बावजूद भी अपने संघर्षों के माध्यम से इस प्रकार से उत्थान किया और हम लोगों का पालन पोषण किया, हमें शिक्षा प्रदान की। और उस शिक्षा के बदौलत हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि जिस परिवेश से हम निकले हैं उस परिवेश के लोगों को आगे बढ़ाने और उसका हमेशा सहयोग करना, ये हमारी नैतिकता। और इस नैतिकता के माध्यम से ही, मानवीय धर्म के कारण ही हम लोग इस प्रकार से हमेशा मन के अंदर मनसा इंसाई रहती है और आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा। हमेशा कहते हैं जो गरीब परिवेश से निकलता है वो हमेशा गरीबों की ही सेवा के अंदर तन मन के साथ लगा देता है। अब आप जो सबसे पहले किस गांव के अंदर शिक्षा प्राप्त की है, अब आप क्या कर रहे हैं, आगे आप करने की क्या रुचि है? शिक्षा की बात करें तो मैंने प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो मैंने कक्षा 1 और 2 जाटों का बेरा ग्राम पंचायत में जो उस समय प्राथमिक विद्यालय थी वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद में ये सारला हमारी उस समय ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वहाँ से तीसरी से लेकर के 9th क्लास तक अध्ययन किया। 10th क्लास और 11th मैंने चौटन हाई स्कूल से की। उस वक्त किसान श्री बलदेवराव मिर्दा किसान बोर्डिंग हाउस में रहा करती थी। और उसके बाद में वापस आर्थिक तंगी के कारणवश पारिवारिक की परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं होने के कारण वापस सारला से 12th क्लास की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैंने पॉलिटेक्निक्स, जो तकनीकी के एक प्रकार का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर होता है, और डिप्लोमा मेरे के गुरुदेव के कहने से किया। और वो जब तकनीकी के क्षेत्र में कदम बढ़ाया लेकिन उसमें कुछ सफलताएं नहीं नजर आ रही थी। उसके बाद मैंने बीएसटीसी के बाद बीए, बीएड और एमए तक की शिक्षा ग्रहण की है। अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आज हमेशा आप बाड़मेर हो, चाहे कहीं भी हो, हर कोई भी आंदोलन हो या कोई भी रैली होती है उसके अंदर आप हमेशा प्रवक्ता, अपनी जो ऊर्जावान और आपके जो एक वक्ता के रूप में हमेशा लोग पहचानते हैं, ऐसे अंदर आपकी कैसी हुनर कला आई है और आगे आपकी क्या सोच है? कलाएं, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर कुछ न कुछ हुनर देता है। और ये कलाएं, मेरा तो यही मानना है कि शिक्षा की बदौलत जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करके शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है, उस व्यक्ति के पास हर प्रकार की कला और हुनर अपने आप स्वतः पैदा हो जाता है। तो ठीक शिक्षा के कारणवश ही मेरे अंदर इस प्रकार की जो आप बता रहे हैं तो बिल्कुल हुनर है। और मंच के ऊपर जहाँ भी कहीं बोलने का अवसर मिलता है तो हमारा हमेशा प्राथमिकता रहती है कि गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करें, उनके हित और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करें। इस प्रकार से हम लोग संघर्ष करते हैं। जहाँ भी मंच मिलता है तो प्राथमिकता हमेशा रहती है कि आम आदमी की बात को हम उच्च पटल पर रखने का प्रयास करें। आप हमेशा सुना है और आप हमारे भाई के लिए काम आई है। कैसे आपने जब खून की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप अस्पताल के अंदर पहला कदम आपका ये एक कॉल पर तुरंत तैयार हो जाए, ऐसे आपके अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ने की और लोगों के खून देने का जो दानदाता भामाशाह बनते हमेशा के लिए? जब परिवार के अंदर संकट होता है और उस संकटों से जो व्यक्ति खुद जूझा है उसको दूसरों का दर्द हमेशा महसूस होता है, उसको दर्द का एहसास होता है। इसी प्रकार मेरे परिवार के अंदर मेरे रियल भाई के जो धर्मपत्नी जी है, उनको कई बार डिलीवरी के वक्त या उनको कुछ न कुछ बीमारियां 5-7 बार हम लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा। तो वहाँ पर हमें इस प्रकार की रक्त की आवश्यकता पड़ी और हम लोगों ने अलग अलग लोगों से इस प्रकार से प्रयास। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन 10 साल पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। किसी व्यक्ति को बुला करके इस प्रकार का
ब्लड डोनेशन के माध्यम से किसी का जीवन बचाना होता है। तो इस प्रकार खुद को ये संकट देखने पड़े, तब ये एहसास हुआ कि मुझे जीवन में ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए जो 2 बूंद रक्त के लिए अपने जीवन को न खोएं। और गरीब व्यक्ति की और इस बाकी सब लोग धर्म है या जाति के आधार पर देखते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तब न तो जाति देखा जाता, ना धर्म देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता, केवल मानवता जिंदा रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर मानवता जिंदा है वो इस प्रकार का कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग को ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है ताकि हर व्यक्ति के काम आ सके। तो इसलिए शक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ और हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं इस प्रकार का। और ये तो ईश्वर की देन है, हमारे पास कुछ नहीं। हम लोगों से अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं और अपने निवेदन पे लोग तत्परता से आते हैं और लोगों का सहयोग भी करते हैं। आपको पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे भाई को बहुत जिंदगी बचाई है, खून दिया, तुरंत कॉल के अंदर आपने हर जगह पर पहचान दी है। आज भी ऐसे आप सेवा करने का मौका दोगे लोगों के? ये हमारा मानवीय गुण है और ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी है। मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर की देन है। और आपके जो भाई के साथ साथ मैंने आज तक लगभग 107 लोगों का इस प्रकार से सहयोग किया है। और एम्स जोधपुर में हो, चाहे बाड़मेर अस्पताल, जिला अस्पताल पर हो या अन्य किसी भी जगह पर, हमेशा ये कॉल आते रहते हैं। उम्मीद भरे लोगों की निगाहें होती है कि हम इस व्यक्ति को याद करेंगे तो अवश्य हम लोगों का ये काम सिद्ध होगा। तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं और आगे भी भविष्य में इस प्रकार का अवसर मिलेगा तो हम सेवा हमारी प्राथमिकता है, लोग जन सेवा हमारी प्राथमिकता है और हर मुद्दे पर, हर पटल पर जन सेवा के लिए हमेशा समर्पित रह करके कार्य करने का प्रयास करेंगे। चलो आज हम बात करते हैं आपसे। आज जैसे आपने कहते हैं गरीब की सेवा के आगे बढ़ते एक कदम आगे रहता है। यदि आपको जनता ने भरोसा जताकर आप हो सकते हैं युवा के सरपंच की भावी सरपंच करने में तैयार है और लोगों का भी उम्मीद भी है और आज भी हलचल गांव के अंदर हो रही है कि ऐसे व्यक्ति को जो सरपंच बनाए, जो विकास के जो मुद्दों पर उठाए, हर आगे बढ़ने के लिए बात भी करें, ऐसे युवाओं की जरूरत पड़े तो आप क्या तैयार है? बिल्कुल, ये जन सेवा विगत में राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से 2009 जब विधानसभा का चुनाव, उस समय से कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा और उसके बाद में निरंतर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमेशा काम करता रहा हूँ। 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही के तौर पर हनुमान जी के संघर्ष को देखकर के उनको ज्वाइन किया। उसके बाद में 2019 का जो पंचायती राज चुनाव था उसमें मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। और चुनाव लड़ने का मेरा रीजन और विजन ये था कि जनता को जागरूक करें, उनके हक और अधिकार के लिए किस प्रकार से लोगों को प्रेरित किए, अपने हक को मांगने के लिए स्वयं को आगे आना चाहिए और खुद की पैरवी खुद करें, इस उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया और अपना चुनाव लड़ा। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को राजनीति के तौर पर आगे आना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि युवा जब तक जागृत होकर के अपने स्वयं की पैरवी नहीं करेगा, अपने क्षेत्र की पैरवी नहीं करेगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आज वर्तमान में सीमांत क्षेत्र हमारा है और उसमें शिक्षा की, चिकित्सा की हम बात करें तो बहुत नगण्य के बराबर है। मैं आपको जाटो का मेरा ग्राम पंचायत, आप यदि युवा सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किस मुद्दों पर लड़ोगे और क्या मुद्दा रहेगा सबसे अहम भूमिका? अहम मुद्दा मेरा सर्वप्रथम चिकित्सा और शिक्षा दोनों को लेकर के है। आज व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। यदि व्यक्ति के पास अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार होंगे तो अपने आप अपने जीवन का निर्माण कर लेगा। किसी और के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। और वर्तमान में ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें मजदूरी के तौर पर अपना व्यवसाय अपनाना पड़ रहा है। अगर उसे समय पर उचित शिक्षा मिल जाए तो वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में मैं अपने क्षेत्र की बात रखूं तो मेरा ग्राम पंचायत जाटो का बेरा 2018-19 शैक्षणिक सत्र के अंदर माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत हुआ और 2020-21 में उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत हुआ। विगत 7 वर्षों से केवल 4 या 5 शिक्षकों के भरोसे पर ये माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, जहाँ 350 से 400 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने संपूर्ण अपनी जितनी भी क्षमता और सामर्थ्य है, शक्ति है, पहचान है, उन तमाम सोर्सों के माध्यम से इस विद्यालय में शिक्षकों के नवीन पद स्वीकृति का प्रयास करूंगा और उसके बाद में विद्यालय के अंदर नई नियुक्तियों का प्रयास करूंगा। अगर इस प्रकार सरकार के माध्यम से संभव नहीं हो पाया तो मेरे प्रथम यही प्राथमिकता रहेगी कि निजी क्षेत्र के जो भी इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थी आते हैं शिक्षक के तौर पर, तो उनसे निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, आप किसी भी प्रकार से विद्यालय में पढ़ाएं। या अन्य कुछ ऐसे युवा तरुणाई है जो पढ़ाने के इच्छुक है
उनको पंचायत स्तर से या जन सहयोग के माध्यम से इस प्रकार की भावना पैदा करना, इस प्रकार की प्रेरणा पैदा करना मेरा प्राथमिकता रहेगी, जिसके माध्यम से अच्छी शिक्षा हम सुलभ रूप में गरीब परिवार के बच्चों को प्रदान करवा सकें। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आज आप हमारे साथ जुड़े। तो इसके बारे में, देश दरबार न्यूज़ चैनल के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और आज सोशल मीडिया का ज़माना है और उस ज़माने के माध्यम से कई सरकार की ऐसी योजनाएं हैं और लोगों के अंदर जन जागरण का मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो आप भी इस मीडिया के जगत में लोगों को सचेत करें, जागरूक करें, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की जो भी भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाएं। इस प्रकार से आप जो काम कर रहे हैं, जो सिलसिला है, ये अनवरत रूप से जारी रहे और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आपका ये चैनल अच्छी गति के अंदर, प्रगति के अंदर आगे बढ़े और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसकी आपको मैं शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।